हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीषा राठौर। आज हम इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे विच इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसके पास फर्स्ट आइडिया आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, उसकी भी क्या क्या फीचर्स थी और डिबेट क्या क्या हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It was in 1934 that the idea of the Constituent Assembly for India was put forward for the first time by the M.N. Roy। तो 1934 में M.N. रॉय को फर्स्ट आइडिया आया कि हमारे पास भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। ठीक है। इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेंड। देन इन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ पे बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए फॉर द फ्री इंडिया। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होंगे वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर सिलेक्ट होंगे। इन 1940 द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। तो 1940 में क्या हुआ कि जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट हुई। तो उसको उस ऑफ़र को हमने क्या बोला, अगस्त ऑफ़र के नाम से बोला गया। ठीक है। इन 1942 सर स्टेफर्ड क्रिप्स अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल। द 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि कैबिनेट के मेंबर थे वो इंडिया आए। अब खाली हाथ तो आएंगे नहीं, इंडिया आए तो कुछ तो लेकर आए होंगे। तो एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आए ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किस लिए लाए होंगे? एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो कि कब अडॉप्ट होगा? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है। Finally, but the Cripps proposal were rejected by a Muslim League। अब क्या हुआ कि मुस्लिम जो थे वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर कि द इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 की मुस्लिम पार्टीशन चाहते थे, या मुस्लिम जो है वो पार्टीशन की डिमांड कर रहे थे कंट्री के लिए कि इंडिया को अब 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए वो बोल रहे थे। फाइनली अ कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया। अब क्या हुआ कि एक कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया में भेजा गया। इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। ठीक है। तो क्या था कि जो मुस्लिम थे वो रिजेक्ट कर दिया कि जो क्रिप्स जो प्रपोजल लेके आया था उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे इंडिया को डिवाइड करना 2 ऑटोनोमस स्टेट के अंदर विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है। अब जो कैबिनेट भेजा गया था इंडिया में एंड मुस्लिम लीग ने जो डिमांड की थी 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, उस कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो उसने स्कीम बनाई थी जो थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की, उसने मुस्लिम लीग को थोड़ा बहुत सेटिस्फाई किया था। अब क्या था कि द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो कैबिनेट मिशन ने बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, तो अब जो उसकी कंपोजिशन हो रही है वो कैसे हो रही है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। क्या था कि अब जो कैबिनेट जो असेंबली जो फॉर्मुलेट हो रही है वो कब हो रही है? नवंबर 1946 में हो रही है। किस प्लान के अंदर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। अब जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी कुछ फीचर्स थी। फर्स्ट फीचर क्या है? द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी 389। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए? 389। उसमें से जो 296 जो सीट्स होगी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट होगी और 93 जो सीट्स होगी वो प्रिंसली स्टेट्स को होगी। ठीक है। अब वो जो 296 जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट हुई थी उसमें से जो 292 सीट जो होगी
वो 11 गवर्नर्स में से ली जाएगी, और जो 4 जो होगी वो चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस के होंगे वहाँ से ली जाएगी, ठीक है। सीट्स, और सेकंड क्या है, द ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स अलॉटेड सीट्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। अब जिस भी प्रोविंसेस को, प्रिंसली स्टेट्स को जो सीट्स अलॉट होगी वो उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन से अलॉट होगी, ठीक है। थर्ड फीचर क्या थी, सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड। अब जो सीट्स होगी, ठीक है, जो ब्रिटिश की जो सीट हो वो किस में डिवाइड होगी, फर्स्ट मुस्लिम से डिवाइड होगी, सेकंड सिख्स में डिवाइड होगी एंड जर्नल में डिवाइड होगी, ठीक है। तो फोर्थ क्या था कि वोटिंग वॉज टू बी, ठीक है, द वोटिंग वॉज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो वोटिंग होगा वो कौन से मेथड से होगा, वो उसका मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। डन। नेक्स्ट, thus clear that the constitution assembly was to be partly elected and partly nominated। तो इसकी फीचर से हमें ये पता चला कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी वो पार्टली इलेक्टेड होगी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेंबर्स वर्स टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। कौन इलेक्ट करेगा, मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। फोर्थ, द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए जो इलेक्शंस हो रहे थे वो कब हो रहे थे, अगस्त और जुलाई और अगस्त के बीच चले थे 1946 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208 सीट्स। अब इसमें क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, जिसमें से क्या था कि 73 मुस्लिम सीट्स थी, ठीक है, एंड द सम स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट गॉट द रिमेनिंग फ्रॉम 15 सीट। कुछ स्मॉल ग्रुप्स थे और कुछ इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे उन्होंने कुछ सीट जीती, 15 सीट्स रिमेनिंग जो बची हुई थी। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो इसमें जितनी भी हमारी जो पर्सनैलिटीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट जो थी वो सब थी, बस सिर्फ विद द एक्सेप्शन ऑफ द महात्मा गांधी को छोड़ के बाकी सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो थी वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड थी। तो वन मोर क्वेश्चन वी हैव कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन नहीं था, तो द आंसर इज महात्मा गांधी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। अब हमारी जो वर्किंग है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो कैसे हुई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ठीक है, हमने उसकी फीचर्स पढ़ ली क्या क्या होनी चाहिए। अब वो वर्क करेगा। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी, दिसंबर 9, 1946 में हुई थी। द मुस्लिम लीग बायकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम क्या चाहते थे, मुस्लिम ये चाहते थे कि उनका एक अलग डोमिनियन स्टेट बने, उन्हें वो चाहते थे कि इंडिया को डिवाइड कर दे। तो इसलिए मुस्लिम्स ने ये जो मीटिंग थी उसको बॉयकॉट किया, ठीक है, और इंसिस्ट किया कि एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए पाकिस्तान। डन। अब क्या, डॉक्टर सचिंद्रा सिन्हा जो जी थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, ठीक है, और इलेक्ट हुए थे एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन कि कौन टेम्पररी प्रेसिडेंट थे असेंबली के अंदर, तो कौन थे, डॉक्टर सचिंद्रा सिन्हा जी थे, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। थर्ड, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो किन के पास थी, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी के पास, जो कि इलेक्ट हुए थे, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या ऐसा था, तो और इसमें क्या था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। अब जो ऑब्जेक्टिव में ये क्या था कि जो हमारे जो असेंबली होगी वो इंडिया को डिक्लेयर करेगी एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट, द टेरिटरीज एज आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ देम ऑल। अब जो भी टेरिटरीज थी जो इंडिया का पार्ट बनना चाहती थी या इंडिया में आना चाहती थी,
ठीक है, तो वो क्या होगी, वो भी इंडिया का पार्ट कहलाएगी और ठीक है वो भी इंडिया में आ सकती है। वेयर इन ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द पीपल। अब जितनी जो भी पावर होगी, जो भी अथॉरिटी होगी सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव होगी, पीपल ऑफ, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया से। थर्ड, फिर क्या है, शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे पास हमने प्रियम्बल पढ़ा था, राइट, प्रियम्बल पढ़ेंगे अभी तो, बट आपने तो पढ़ा होगा प्रियम्बल में कुछ इक्वलिटीज़ है, कुछ जस्टिस है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स है, बिलीफ है, फेथ और वर्शिप है। तो ये सारा क्या है, ये कुछ राइट्स है जो इंडिया के पीपल को गारंटीड होंगे, उनको सिक्योर होंगे, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था। Adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward areas। तो अब क्या है कि सिर्फ दूसरे लोगों को ही छोड़ के बाकी क्या है कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, ट्राइबल एरियाज़ के लिए भी, कुछ डिप्रेस क्लासेस थी, तो उन सब के लिए भी क्या है, कुछ एडिक्वेट सेफगार्ड्स होंगे। शैल बी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड सॉवरेन इंडिया। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्या है कि ठीक है, देन क्या था कि वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। अब जो हमारे जो इंडिया में कुछ एशियन लैंड्स है, कुछ एंशियंट लैंड्स है जिन्होंने अपना एक ऑनर्ड प्लेस बनाया हुआ है, ठीक है, वो भी कैसे बनाया हुआ है, वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड में कुछ पार्ट लेके। तो वही हम क्या करेंगे, उसी में हम कंट्रीब्यूशन आके ये जो वर्ल्ड पीस एंड जो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड है, इसको हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे। दिस रेजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। जो ये रिजोल्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया, कब किया गया, जनवरी 22 को 1947 में। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने क्या किया कि इसने इन्फ्लुएंस किया, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी शेप हो रहा था या कुछ चेंजेस हो रहे थे, उन चेंजेस को इन्फ्लुएंस किया डिफरेंट स्टेज पे। इट मॉडिफाइड द वर्जन्स फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसने क्या किया, कुछ वर्जन्स को कुछ स्टेजेस को उसने मॉडिफाई किया, जो कि हमारे जो अभी जो हमारे प्रेजेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रियम्बल है उसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। अब इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में जो एक्ट आया था उसके क्या चेंजेस थे, उसने क्या चेंजेस लाए। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो फर्स्ट चेंज क्या था, द असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरिन बॉडी। जो असेंबली जो होगी एक फुली सॉवरिन बॉडी होगी, विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज, जो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती है, जो कहीं से भी जहाँ से भी वो चाहती है, या जहाँ से जो टॉपिक उठाना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वहाँ से उठा के वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पुट कर सकती है या उसको फ्रेम कर सकती है। ठीक है, द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेचर बॉडी। अब जो असेंबली होगी वो क्या होगी, एक लेजिस्लेचर बॉडी होगी। मतलब क्या हो गया कि 2 सेपरेट फंक्शन होंगे जो कि असाइन किए जाएंगे असेंबली में, और वो भी कौन से टू फंक्शंस होंगे। फर्स्ट होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज। एक तो है कि मेकिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है वो पहला फंक्शन, और दूसरा है कि जो ऑर्डिनरी लॉज इनेक्ट हो रहा है कंट्री के लिए, वो वाला फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक लेजिस्लेचर बॉडी बनाई जाएगी। थर्ड क्या है, द मुस्लिम लीग मेंबर्स विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। अब मुस्लिम लीग ने क्या विड्रू कर लिया, ठीक है, कब कहाँ से कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे ये इफेक्ट होगा कि जो हमारे जो मेंबर्स थे अब वो कम हो जाएंगे। पहले कितने थे, 389 थे, और अब कितने हो जाएंगे, 299। अब ये 299 जो होंगे ना, ये फिक्स रहेंगे 1946 तक। नेक्स्ट, अदर फंक्शन परफॉर्म। अब जैसे हमने जो मेकिंग ऑफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बनाया, ठीक है, उसके साथ साथ ऑर्डिनरी लॉ भी पास हुए। अब इसके साथ साथ और क्या फंक्शन परफॉर्म किए गए, तो पहला क्या था, इट रेक्टिफाइड द इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949।
इसने रेक्टिफाई किया इंडिया की मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ में, कब किया? मई 1949। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। इसने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, कब किया? 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया। इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950, ठीक है। और इस नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950। इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950। अब नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो था हमारा एक ही दिन अडॉप्ट किया गया। कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे। कब बनेंगे? 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये भी एक और क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया। अब क्या है, अब जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी, अब ये ऐसे तो बनेगी नहीं, तो इसमें क्या किया कि बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई, ठीक है। हर एक कमेटीज़ को डिफरेंट टास्क दिए गए। तो इसी में से कुछ कमेटी है जो कि हमारी जो कुछ 8 मेजर्स कमेटी है, ठीक है। तो वो क्या कहती, फर्स्ट क्या है हमारी यूनियन पावर्स कमेटी जो कि जवाहरलाल नेहरू थी, ठीक है। सेकंड क्या थी? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो भी जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। थर्ड थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो कि सरदार भाई पटेल के अंदर थी। फोर्थ कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ हमारा है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है, जो कि किसके अंडर थी? सरदार भाई पटेल के अंदर थी। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी होगी वो किसके अंदर थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको याद कर लेना, ठीक है। 7 द स्टेट्स कमेटी, ये किसके अंडर थी? जवाहरलाल नेहरू के अंदर थी। और लास्ट हमारी 8th कमेटी क्या थी? स्टीयरिंग कमेटी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के उनके अंदर 2 कमेटी थी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी। अब क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी कमेटी पढ़ाई और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों पढ़ा रही हूँ मैं? बिकॉज ड्राफ्टिंग कमेटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, क्योंकि इसी कमेटी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोज किया था, एक ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है। तो इसमें क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप ऑन अगस्त 29, 1947, ठीक है। तो अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी तो एक की तो होगी नहीं, इसमें 7 मेंबर्स थे। कौन थे? फर्स्ट हमारे थे BR अम्बेडकर जी जो कि चेयरमैन थे। N गोपाल स्वामी अय्यर। थर्ड है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ डॉक्टर KM मुंशी। फिफ्थ सैयद मोहम्मद सदुल्ला। 6 है N माधवराव। M माधवराव को उन्होंने किसको रिप्लेस किया था? BL मित्तल जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे कुछ, ठीक है, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था इस कमेटी से। फोर्थ है TT कृष्णमाचारी, ठीक है, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया? DP खेतन जी को, जो कि ऑलरेडी वो उनकी डेथ हो चुकी थी 1948 में, ठीक है। तो ये था हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको मेरी जो सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं सेकंड वीडियो में।